नमस्कार। सतीश शाह शो में आपका स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी बात रूस में हुई, जो पुतिन ने जो न्यूक्लियर लेवल जो डेटरेंस का है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्सेस इस्तेमाल ना करने का जो लेवल है, उसको एक लेवल ऊपर कर दिया। ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार पिछले 75 सालों में ऐसा हुआ है। ये अब जान लीजिए कि रूस आज की तारीख में सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकत है। अगर उसके पास 6,500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अमेरिका के पास 5,500 ही हैं, तो वहाँ फ़र्क करीब कुछ 1,000 से कुछ ज़्यादा उसके पास हथियार हैं ऐसे जिनका इस्तेमाल हो सकता है। ये हथियार हवाई तौर पर मारे जा सकते हैं, इस्तेमाल किया जा सकते हैं, सबमरीन से जा सकते हैं, ज़मीन से मारे जा सकते हैं। अब सब जो उनकी जो एक ICBM जो बहुत लॉन्ग रेंज मारने की जो ताकत है, वो हमेशा एक तैयारी की मोड में रहती है। लेकिन जब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे 50, 60, 70 साल किसी चीज़ का, तो अपने आप थोड़ी जंग तो लग जाती है। मुझे लगता है कि यूक्रेन में जो बात हुई अभी, कि वहाँ की रूस की ताकतें जो वहाँ पहुँची और एक दिन में यूक्रेन गिरा नहीं, 2 दिन में नहीं गिरा, तो उनको लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उनके टैंक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनकी रफ्तार धीमी हो गई है, और सब मिला करके जो नतीजा चाहते थे व्लादिमीर पुतिन, वैसा नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की जो है दुनिया के चहेते बन गए हैं। उनमें जो लीडरशिप थी, उनका नेतृत्व, सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। दुनिया भर में उनकी वाह हो रही है। और ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से एक छोटा सा देश, फ़र्क देखिए, 4 करोड़ का लोगों का यूक्रेन, 15 करोड़ लोगों का सोवियत रूस, और जो सोवियत रूस की ज़मीन है वो यूक्रेन की करीब 7-8 गुना ज़्यादा है। हमेशा याद रखना चाहिए कि सोवियत रूस अकेले, सोवियत नहीं, सिर्फ रूस अकेले दुनिया की 10% ज़मीन का मालिक है, और यूक्रेन उसका एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा भूखंड है उस तरह देखिए तो। लेकिन आबादी सिर्फ 4 करोड़ है। 4 करोड़ और 15 करोड़ कुछ बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और व्लादिमीर पुतिन बेलारूस का साथ ले चुके हैं। उनकी ताकत ऐसी है कि वो हावी हो सकते थे, लेकिन नहीं हो पाए, इसके बावजूद कि 1/3 यूक्रेन उनके साथ है। तो जाहिर है कि ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में वहाँ की सेना ने कुछ ऐसे फैसले किए कि रूस उस पर हावी नहीं हो सका। इस बात को लेकर के पुतिन काफ़ी गुस्से में रहे होंगे, क्योंकि वो तानाशाह है। उनके पास सोचने की जो ताकत है वो सिर्फ खुद सोचते हैं, और उन्होंने दुनिया में जैसे तमाम देशों के लोगों को, नेताओं को एक दूसरे से बात करनी पड़ती है बराबर की तरह, उन्होंने बराबरी से किसी से ज़्यादा बात नहीं की है। शी के साथ करते होंगे बराबरी से, बाइडेन ट्रंप के साथ करते होंगे, लेकिन 1-2 चुने हुए लोग हैं, बाकी सब लोग उनके ऊपर वो तानाशाह की तरह हावी होते हैं। तो उनमें जो सबसे सीखने की ताकत, अगर आप 20, 25, 30 साल ऐसा करो, कुछ कम हो जाती है, या उस तरह की होती है जो उनके फ़ायदे की रही है। लेकिन पिछले 3 दिन में व्लादिमीर पुतिन का स्टेचर बहुत नीचे आ गया है। उनकी ताकत बहुत कम हो गई है। उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार हो गई है। अब उनके हवाई जहाज़ बाहर जा नहीं सकते, और उनके जो एसेट्स जो बाहर थे, जो फाइनेंशियल एसेट्स जो बाहर थे, वो सब फ्रीज हो गए हैं। और अमेरिका ने स्विफ्ट को बंद करके एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो जो आर्थिक जो व्यवस्था है उसको ही बंद कर देता है, यानी कि बाहर से पैसा रूस में नहीं आ सकता। तो रूस एकाएक ऐसी जगह पहुंच गया है जो जैसा लगता है कि वो एक साथ एकाएक 50-60 साल पीछे चला गया हो, और उसे जीना आज की तारीख में है। पुतिन ने यह कहा कि अगर आप हमारे खिलाफ इस तरह की बात करेंगे तो हम न्यूक्लियर डेटरेंस का लेवल ऊपर कर देंगे। लेकिन उससे होगा क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं उन हथियारों का? बिल्कुल नहीं। अगर वो तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड हो जाएगा। अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो ये तो वर्ल्ड वॉर 3 क्या, एक तरह से यूरोपियन जो शांति वो तो भंग हो चुकी है, लेकिन जो पूरा माहौल अपने आप में ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद मॉस्को या रूस का अंत किस तरह से होना है, यही देखना पड़ेगा। वो किस तरह से पुतिन का अंत होगा कि रूस का अंत होगा, ये बहुत दूर की बातें हैं। लेकिन अभी जितनी भी संभावनाएं हैं वो पुतिन के हाथ में है। और जिस तरह से नाटो, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका तीनों उसके साथ उसको जवाब देंगे, उस पर निर्भर करेगा कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा।
तो अभी ज़रूरत है कि अमेरिका और यूरोप और नाटो इस तरह से काम करें कि वो पुतिन को एक किनारे में न भेजें, कोने में न भेज दें। मुझे याद आती है बात जब कैनेडी राष्ट्रपति थे और क्रुश्चेव के साथ अमेरिका का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का झगड़ा हुआ। उस समय में किस तरह कैनेडी ने, उनकी जो स्ट्रेटेजिक टीम थी, उन्होंने किस तरह से क्रुश्चेव को थोड़ी सी जगह दी जिससे कि वो पीछे हट सकें और उसको जो मिसाइल क्राइसिस थी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, उसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई, वो स्थिति शांत हो गई। अपने आप में स्ट्रेटजी के इतिहास में वो एक बहुत बड़ा सबक माना जाता है। उसके कई पहलू हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि कभी किसी को इतना किनारे में न कर दो कि वो उसके पास कोई चारा ना हो, वो कोई बड़ी गलती कर बैठे। तो अभी जो ज़रूरत दुनिया की है ये कि वो पुतिन को इतना न किनारे करें, कुछ बड़ा कदम उठा दे। बहुत बड़ा जो भी कदम उठाएं गलत कदम होगा, पहली बात तो ये है। अभी उनके पास ऑप्शंस रोज़ कम होते जा रहे हैं। पुतिन के ऑप्शंस जो आज से 5 दिन पहले थे वो आज नहीं है, जो कल थे वो आज नहीं है। जो बैठक हो रही है बेलारूस में, जो उसकी सीमा पर यूक्रेन और रूस के बीच में, उसमें यूक्रेन का जो डिफेंस मिनिस्टर होगा, रक्षा मंत्री होगा, और रूस का जो सलाहकार है संस्कृति पर, कल्चर एडवाइज़र, वो उनसे बात करने आ रहा है। अब आप देख लीजिए किस तरह का खेल खेल रहे हैं पुतिन साहब कि अपना कल्चर एडवाइज़र भेजते हैं एक लड़ाई ख़त्म करने के लिए, दूसरे के रक्षा मंत्री से बात करने के लिए। ज़रा सोचिए इस बात को कि अगर 2 देश लड़ रहे हों और एक का रक्षा मंत्री आए और दूसरे का सांस्कृतिक मंत्री आए, तो आपको क्या लगता है? बेसिकली रूस या पुतिन यूक्रेन को वो जगह नहीं देना चाहते, एक आज़ाद देश की बराबरी की जगह नहीं देना चाहते। वो उसको इस तरह देखते हैं कि एक तरफ तुम हमारे हिस्सा हो, हमारे साथ चलो, उसके लिए जो भी करना है हम करेंगे, और नहीं करोगे तो हम हथियार का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें ख़त्म कर देंगे। तो ये जो गली के दादा की धमकी की तरह की बात है, जिसमें कि यूक्रेन को बराबर नहीं मानने को तैयार है पुतिन। और इसका क्या हश्र होगा? चूँकि दुनिया अलग तरह से देखती है, अगर यूक्रेन को बराबर नहीं मानते तो अमेरिका और यूरोप और नाटो इस तरह से नहीं पेश आते। लेकिन ये ज़रूर है कि यूक्रेन की स्थिति क्या है। जब क्रीमिया को हड़प लिया पुतिन ने, तो ज़्यादा हल्ला नहीं हुआ। क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा था, दक्षिणी हिस्सा था, जो कि ब्लैक सी का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ, उसको उन्होंने बिना कुछ कहे हड़प लिया। दुनिया ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा उस वक्त बराक ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने सब कुछ, उनके जो सलाहकार थे उन्होंने बताया। ये तो स्थिति ऐसी ही थी कि खाली एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन से मान लीजिए इस बात को। वहाँ रूस की फोर्सेस ऑलरेडी थी, और वहाँ की जो कि वैधानिक जो समिति थी, वहाँ की मान लीजिए कि जो विधानसभा की तरह की समिति थी, उसने भी समर्थन किया वोट दे करके रूस का, पहले भी बाद में भी जो भी हुआ। तो उसमें एक कम से कम एक वैधानिक तरीका था, एक कायदे से, जो कि 2 राष्ट्रों के बीच में या 2 राज्यों के बीच में जो संबंध होते हैं वो नेगोशिएशन के, उस तरह का एक कम से कम एक आडंबर तो था। यहाँ तो कोई आडंबर की जगह ही नहीं बची है। उन्होंने सीधे कहा तुम इस तरह करो वरना हम हमला करेंगे। और ऐसे माहौल में जो उन्होंने न्यूक्लियर डिटरेंस का लेवल ऊपर किया है, उसके बारे में अभी तक दुनिया में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। सब लोग ये सोच रहे हैं कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा, पुतिन किस तरह सोचते हैं। तब देखिए तानाशाह का दिमाग कैसे चलता है। एक तानाशाह जो इतने बड़े देश का तानाशाह हो जैसे कि रूस, वो किस तरह सोचता है। उसके पास बराबरी के लोग नहीं होते, उसके पास ऐसे लोग नहीं होते जो जिसकी बात वो सुन सके, समझ सके। उसके पास ऐसे लोग नहीं होते जो अपनी बात ठीक से कह सके। तो उनका जो समझने का तरीका दुनिया में बदलता रहता है, और 20-25 बरस के बाद वो जो वस्तु स्थिति है उससे जिस तरह देखते हैं उस चीज़ को, वो एकदम अलग होती है बाकी लोगों से। कहीं पुतिन के साथ ये गड़बड़ हो गई है। दूसरी बात यह है कि पुतिन जीवन भर के राष्ट्रपति, कम से कम 83 साल की उम्र तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। शायद 2034 या 43 तक
जब भी, यानी कि उनके पास काफ़ी समय है, 15-18 साल का समय उनके पास है कि तब तक वो राष्ट्रपति रहेंगे वहाँ के, अगर और कुछ नहीं होता है तो। तीसरी बात, आज की तारीख में उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि क्या वो राष्ट्रपति रह पाएंगे? क्या रूस की जो लीडरशिप है उसमें आपस में अंदरूनी कलह होगा और उसको लेकर के विद्रोह होगा, जिससे कि उनकी स्थिति थोड़ा कमज़ोर हो जाएगी। चौथा, अगर ऐसा होगा तो पुतिन क्या करेंगे? उनका क्या जवाब देंगे अपने अंदरूनी जो उनके जो राइवल लीडर्स उनके हैं उनकी व्यवस्था में, जिसमें किसी की हिम्मत अभी तक नहीं थी पुतिन से लड़ने की? क्या उनमें से कोई ऐसा खड़ा हो सकता है, या कुछ लोग अपना उनकी मिली भगत से कोशिश करेंगे उसको गिराने की, हटाने की? क्योंकि उनके सामने सवाल ये है कि रूस खतरे में है। ये अब सिर्फ पुतिन की बात नहीं रह गई। अगर पुतिन ने न्यूक्लियर डिटरेंस का लेवल ऊपर किया है तो वो सिर्फ पुतिन की बात नहीं, वो रूस की बात हो गई है। रूस का अस्तित्व, उसके अस्तित्व की बात हो गई है। इसमें क्या वहाँ पे कोई उनकी जो नेतृत्व में आपस में नए गुट बनेंगे, नई तरह की सोच होगी, वो एक संभावना जो है वो शुरू होगी। क्या हो रहा है हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। फिर अभी यूरोपियन यूनियन ने पहली बार अपने इतिहास में, यूरोपियन यूनियन बनने के बाद के इतिहास में, किसी भी एक लड़ाई में जाने वाले देश को उन्होंने हथियार देने की का फैसला किया है। हथियार लेकिन कैसे पहुंचेंगे यूक्रेन तक? रूस कोशिश करेगा वो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि पहुंचाने के लिए तो एयर स्पेस चाहिए या ज़मीन चाहिए, उसको काट सकते हैं। तो हथियार का वादा भले हो जाए, अगर समय पर नहीं पहुंचते उसका मतलब क्या रहेगा? अगली बात जो है वो पुतिन ने जो अभी नाटो से जो बात चल रही है, नाटो आगे बढ़ नहीं सकता, लेकिन उनके सारे एसेट्स फ्रीज हो गए हैं। उन पास पैसा कहाँ से आएगा कुछ भी करने का? पैसा नहीं आएगा तो महीने भर के अंदर जो अंदरूनी एक विद्रोह होने वाला है उसका क्या होगा? तो पुतिन के सारे ऑप्शंस कम होते चले जा रहे हैं, और वो रोजाना हर मिनट के ऑप्शंस कम होते चले जा रहे हैं। कैसे सोचते हैं, हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में, लेकिन हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं, किसी के पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। आज की तारीख में सब लोग सोच रहे हैं शायद ऐसा हो, शायद ऐसा हो, जानकारी किसी के पास नहीं है। तो ऐसे माहौल में सभी लोगों को, जितने भी देश की दुनिया के बड़े नेता हैं, उनके पास एक जिम्मेदारी है किसी भी तरह से निकालने की रास्ता बात करने की, सीखने की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से, कि पुतिन को इतना किनारे न करो कि वो कुछ पागलपन कुछ कर बैठे। और इस पे सभी देशों को, सिर्फ नाटो और अमेरिका से नहीं, सभी बड़े देशों को मिलना पड़ेगा। शिंजो आबे जापान के, उन्होंने कहा है कि जापान की रुचि है कि वो अकेला ऐसा भुक्तभोगी देश है जो चाहता है न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। तो उन्होंने अभी कुछ ही घंटों पहले एक इंटरव्यू दिया है। तो जापान से एक पहल हुई है, लेकिन ये पहल हर देश से होनी चाहिए। जाहिर है चीन नहीं करेगा, लेकिन तमाम जो दुनिया के नेता हैं उनको आना पड़ेगा इसलिए कि पुतिन से बात करने के लिए इसका कोई ना कोई साथ में बैठ के हल निकालो। ये लेवल जो राजनयिक लेवल पर बात हो रही थी, उस पर बात नहीं होगी। बात पुतिन से सीधे करनी पड़ेगी, वो सीधे फ़ोन से नहीं, कहीं बैठ के बात करनी पड़ेगी आराम से उसके साथ कि ये पागलपन है, इस पागलपन से निकलो। उस कैसे कहेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, ये तो इसी में जो है एक स्टेट्समैनशिप दिखेगी, एक नए तरह के नेता बनेंगे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि ज़ेलेंस्की हीरो बन गए हैं कुछ समय के लिए। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने जो उनका पहला काम था कि रूस के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखें हमेशा, वहाँ वो थोड़ी सी चूक कर गए। और अब जो उन्होंने लीडरशिप दिखाई, अगर पहले दिखाई होती तो इस हद की बात ही नहीं होती। पुतिन अपनी जो उनकी जो गणित थी उस तरह से काम नहीं हुआ है, और अभी भी 3 दिन बाद भी यूक्रेन खड़ा हुआ है, नुकसान हुआ है लेकिन फिर भी खड़ा हुआ है। उससे उनको धक्का लगा है कि उनकी सेना क्यों नहीं कर पाई। उन सब को लेकर के उन्होंने न्यूक्लियर डिटरेंस को एस्केलेट कर दिया। अब उससे निकलने की बारी कैसे बनाई जाए, वो बात कैसे बनाई जाए कि पुतिन वहाँ से निकल सके, सारी बात इस पे होगी। इस बात के साथ आपसे अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।